हेलो फ्रेंड्स, कैसे एक वित्तीय साम्राज्य अपने ही बोझ के नीचे ढह गया। आज हम बात करेंगे सहारा के घोटाले की। जी हाँ, इससे पहले मैं सहारा के ऊपर जो रिफंड पैसा मिलने वाला है 2 वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो देख लें आप। अगर आपका भी पैसा सहारा में फंसा हुआ है तो वीडियो देख के आप पैसे अप्लाई कर सकते हैं और आपका पैसा जो है वो धीरे-धीरे मिल जाएगा। बाकी मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि सहारे का घोटाला कैसे हुआ था? क्या हुआ था ऐसा जिसमें सब लोगों का पैसा सहारा में फँस गया था? तो अगर आप वीडियो में नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो हम आज बात करेंगे सहारा ग्रुप की। आप उस समय के दिनों को याद करिए जब हमारी भारतीय क्रिकेट की जर्सी पर सहारा समूह का नाम लिखा जाता था। ब्लू टी-शर्ट पर एक समय एक लोकप्रिय फैशन आइटम थी जो अपने बोल्ड रंग के लिए जानी जाती थी। हालाँकि सहारा नाम तब से विवादों से जुड़ गया जब से सहारा घोटाला भारत के इतिहास में सबसे बड़े वित्तीय धोखाधड़ी में से एक बन गया। तो धोखाधड़ी सहारा ने क्या किया था वो भी आपको बताएँगे। पूरा वीडियो देखना आप, आपको भी इस बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसे कि सहारा ने किया था, हो सकता है आगे और भी कोई प्राइवेट कंपनी इस तरीके का करे तो उससे आप बच सकें। कितना भी नाम हो कंपनी का, लेकिन उसका जो फेम है, उसका जो अंदर का जो जिसको बोलते हैं ना पिलर मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सहारा इंडियन क्रिकेट टीम की टी-शर्ट तक में इतने दिनों तक लिखा था। मतलब कंपनी तो थी बहुत अच्छी लेकिन उसका पिलर बहुत ही खराब था। तो क्या हुआ था सहारा में? सहारा बहुत सारी चीज़ों में निवेश करती थी, लेकिन उसने एक प्रोजेक्ट ये भी बनाया था लोगों से पैसा जमा कराने का। तो उसमें क्या हुआ था, उसी पैसा जमा कराने वाले स्कीम में सहारा ने लोगों को धोखा दिया था। तो क्या थी धोखाधड़ी, ये आपको बताएँगे। इसमें सहारा क्या करता था, भारी मात्रा में धन एकत्रित करता था, लेकिन वो नियम के विरुद्ध होता था। और फिर उसके बाद एक कानूनी लड़ाई बहुत ही नाटकीय ढंग से लड़ी थी और फिर उसके बाद इनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया था। तो अब कहानी शुरू करते हैं सहारा की। तो जो रियल एस्टेट, मीडिया और वित्त सहित अन्य क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा रुचि रखने वाला एक समूह था। सहारा ग्रुप था जिसकी बहुत सारी कंपनियां चलती थीं। समूह के पास वैकल्पिक रूप से पूर्ण परिवर्तनीय डिवेंचर, जिसको ओएफसीडी कहते हैं, उस माध्यम से ये धन जुटाता था। मतलब एक बॉन्ड देता था लोगों को पैसा जमा करने के बाद और उस बॉन्ड से लोगों को बोलता था या फिर आप पैसा लेना चाहें तो पैसा ले लें या फिर शेयर अगर इक्विटी के लेना चाहें तो आप इक्विटी के ले लें। लेकिन ये सब जो भी करता था वो नियम के विरुद्ध था। 2008 से 2011 के बीच सहारा रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड SIRECL और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड SHICL से लगभग 24,000 करोड़ रुपए OFCD के माध्यम से 30 बिलियन से अधिक निवेशकों से कंपनियों में निवेश करवाया और उच्च रिटर्न का वादा करने के लिए बोला, जिसने पूरे भारत में बड़ी संख्या में निवेशकों को आकर्षित किया। आप भी जानते होंगे, आपके घर परिवार, रिश्तेदार या फिर पड़ोस में किसी न किसी ने सहारा में ज़रूर पैसा जमा किया होगा, क्योंकि उस समय सहारा का नाम बहुत ज़्यादा चलता था। लेकिन उच्च रिटर्न के कारण लोग सहारा की बातों में आ गए। वैकल्पिक रूप से परिवर्तन करने वाला एक बॉन्ड देता था सहारा। मतलब लोगों से पैसा जमा कराता था, उसके बदले एक बॉन्ड देता था। उस बॉन्ड में हाई इंटरेस्ट रेट के साथ पैसा वापस करता था। बहुत लोगों का पैसा वापस भी हुआ है, लेकिन ये लास्ट में जो सेबी ने जब जांच किया तो इसमें ये जांच में खरा नहीं पाया गया और फिर बाद में कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया गया। तो पैसे मिले हैं, जिनके पैसे मिले हैं हो सकता है वो सहारा को आज भी सही बोलते हो, लेकिन जिनके पैसे फंसे हुए हैं वो आज अपने पैसे निकालने में लगे हुए हैं। तो क्या किया सहारा ने, पैसे जमा करा के उनको बॉन्ड दे दिया और बॉन्ड हाई इंटरेस्ट के साथ या फिर पैसे ले लें, इस तरीके का होता था, या फिर उसके बदले इक्विटी में अपने शेयर खरीद लें, ऐसा कुछ होता था। मतलब वो 2 ऑप्शन देता था। लेकिन अगर स्टॉक की बात आई है तो उसमें सेबी की नज़र तो पड़नी थी। स्टॉक की बात जब आई तो सेबी ने इस पे ध्यान दिया और सेबी ने पूरा जाँच बैठाई और जाँच करने पे ये पाया कि ओएफसीडी के माध्यम से जो सहारा ने पैसे लिए हैं वो अनैतिक रूप से पैसे लिए गए हैं। मतलब जो भारतीय कानून के हिसाब से कंपनियों ने ओएफसीडी के माध्यम से धन जुटाया था उसकी अनुमति लेना पड़ता है, लेकिन सहारा ने उसकी अनुमति नहीं लिया था और निवेशकों को पर्याप्त जानकारी प्रदान नहीं की थी। वो एक अपना ही फॉर्मेट बना के लोगों के पास जाती थी, लोगों से पैसे लेती थी और इक्विटी के शेयर उसको खरीद के देती थी। ये एक्चुअली आज भी बहुत कंपनियां कर रही हैं, लेकिन सेबी की नज़र से दूर हैं। सेबी जब ध्यान देगी उन पे तो वो कंपनियां भी बंद हो जाएंगी। तो ऐसे ही सहारा कंपनी के साथ हुआ था। सेबी ने जब इसको देखा कि ये कंपनी जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके से काम नहीं कर रही हो और ये भारत के संविधान का, भारत के कानून का उल्लंघन कर रही है, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, सेबी ने इनको नोटिस प्रदान किया और बोला कंपनी को आप ओएफसीडी के माध्यम से धन जुटाना बंद करें और निवेशकों को ब्याज के साथ पूरा धन वापस करें। लेकिन समूह, जो सहारा समूह था, इस आदेश को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण SAT के पास और बाद में सुप्रीम कोर्ट में ये केस को ले गया। तो बाद में क्या हुआ, अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के आदेश को बरकरार रखा, क्योंकि सेबी जो है वो सेबी तो फाइनेंशियल क्राइसिस जितने भी होते हैं, कस्टमर का पूरा ध्यान रखने के लिए बनाई गई है सेबी।
तो सेबी क्या कर रहा था, कस्टमर का ध्यान रख रहा था और कंपनी जो गलत कर रही थी वो उसको पकड़ के बता रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट में भी सेबी ने वही बताया। तो आदेश को, सेबी का जो आदेश था उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा और सहारा समूह को निवेशकों को 3 किस्तों में ब्याज के साथ पैसा वापस करने को लिए कहा। यह सहारा समूह और उसके निवेशकों के लिए बहुत बड़ा झटका था। सहारा समूह ने दावा किया कि उसने पहले ही निवेशकों को बड़ी रकम चुका दी है और बाकी छोटी-छोटी रकम बची है वो भी हम चुका देंगे। हालांकि सेबी ने सहारा समूह के दावों का खंडन किया और तर्क दिया कि इन्होंने अभी किसी की रकम नहीं चुराई है और उनको आदेश पालन करने के लिए फिर एक नोटिस दिया। अब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3 किस्तों में भुगतान करने के आदेश के बावजूद सहारा ने केवल रुपए की पहली किस्त का ही भुगतान किया और उन्होंने दावा किया कि हमने बाकी निवेशकों को पहले ही 5,120 करोड़ रुपए दे चुके हैं। हालांकि जब सहारा समूह ने अपने दावों को साबित करने के लिए सबूत मांगा गया तो वह ऐसे सबूत पेश करने में फेल हो गया। मतलब उसने जो सबूत पेश किए उसमें उसकी आय के स्रोत का कोई भी उल्लेख नहीं था। मतलब उसके पास पैसे कहाँ से आए उसका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी। तो जैसे ही सहारा समूह अदालत के आदेशों का पालन करने में विफल रहा, सुप्रीम कोर्ट और सेबी दोनों ने मामले को मनी लॉन्ड्रिंग का घोटाला मानना शुरू कर दिया, जिसके कारण सहारा समूह के बैंक खाते और जितनी भी संपत्तियां थी वो जब्त कर ली गई। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सुब्रत राय जो कि सहारा के अध्यक्ष थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाए और उन्हें जेल भेज दिया जाए। यह उस व्यक्ति के लिए घटनाओं का एक आश्चर्यजनक मोड़ था जिसने संदिग्ध तरीकों से एक साम्राज्य को खड़ा किया था। अदालत ने निवेशकों का बकाया पैसा वसूलने और सहारा समूह की संपत्ति बेचने के और उससे पैसे रिकवर करने के लिए एक रिकवर को भी नियुक्त किया। प्राप्तकर्ता कुछ परिसंपत्तियों को बेचने में कामयाब रहे लेकिन यह निवेशकों को दी गई पूरी राशि की वसूली के लिए पर्याप्त नहीं था। फिर इसके बाद सहारा घोटाले में एक विचित्र घटना भी शामिल थी जिसमें सहारा समूह ने दस्तावेज और नकदी से भरे ट्रकों को मुंबई के सेबी कार्यालय में भेजा दिया। मतलब जब कोर्ट का आदेश आ गया उसके बाद ये हरकत कर रहा था सहारा कि नोट से भरे ट्रक और पेपर्स उनको सहारा ने सेबी के कार्यालय में भेज दिया। अब ये ट्रक जो है पुलिस की अभिरक्षा में जा रहे थे जिसमें करीब 5,000 करोड़ रुपए 31,000 से अधिक बक्से में दस्तावेज और रुपए पैक थे। अब इस घटना को सहारा समूह द्वारा प्रचार के स्टंट में देखा गया जिसका उद्देश्य जनता और न्यायपालिका के बीच सहानुभूति पैदा करने का था। लेकिन सहारा समूह ने दावा किया कि दस्तावेजों में इस बात का सबूत है कि उसने पहले ही निवेशकों को बड़ी रकम वापस कर दी है और उसने सेबी के आदेशों का अनुपालन किया। हालांकि सेबी ने दावे को खारिज कर दिया और तर्क दिया कि दस्तावेज मामले के लिए अप्रासंगिक हैं। मतलब जो दस्तावेज दिए जा रहे हैं उनका कोई आधार नहीं है। इस घटना की जनता और मीडिया ने व्यापक आलोचना की जिन्होंने इसे सहारा समूह द्वारा कानून प्रणाली में हेरफेर करने के प्रयास में देखा। अब शेयर बाजार में क्या फर्क पड़ा, वैसे तो आपको एक बता दूं कि जो इनके शेयर थे वो ऑनलाइन, मतलब जैसे हम शेयर इक्विटी खरीदते हैं वैसे सहारा क्या हम अभी नहीं कर सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट जो कंपनी में रहते हैं उन्हीं लोगों के लिए रहते हैं। जो सहारा के शेयर्स थे वो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थे लेकिन फिर भी स्टॉक मार्केट में इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। इस कंपनी के बारे में जब पता चला तो हमारा शेयर मार्केट भी थोड़ा कुछ दिन के लिए धराशायी हो गया था। अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो इनके इक्विटी वाले शेयर्स थे जो मतलब ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध नहीं थे, जो कंपनी के पास अलग से रहते हैं, तो वो वाले शेयर्स का पैसा अब 5,000 करोड़ रुपए सेबी की तरफ से रिलीज किया गया है। वही पैसा आप लोगों को 10-10 हज़ार रुपए के रूप में दिया जा रहा है। एक और कहानी इसके पीछे अभी और है। तो 2021 में इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट एक छपी थी, उसके अनुसार सेबी के पास 24,000 करोड़ रुपए यानी $3 बिलियन से अधिक का चौका देने वाला फंड अप्रयुक्त पड़ा हुआ है। मतलब सेबी के पास अभी 24,000 करोड़ रुपए का फंड पड़ा हुआ है। जहां सेबी सहारा से अधिक पैसा जमा करने के लिए कह रहा है वही कंपनी ने इसे अनुचित बताते हुए इसका विरोध किया है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? तथ्य यह है कि हजारों निवेशक अभी भी अपना पैसा वापस पाने के इंतजार कर रहे हैं और जितना लंबा ये चलेगा भारत की सबसे पहले से ही नाजुक वित्तीय प्रणाली को उतना ही अधिक नुकसान होगा। तो समाधान क्या है केवल समय ही बताएगा। लेकिन एक बात निश्चित है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सहारा घोटाला लालच, धोखे और विनिमय के महत्व की एक सतर्क कहानी है। इसने भारत में वित्तीय क्षेत्र के मजबूत विनिमय और मौजूदा नियमों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इसने निवेशक सुरक्षा के महत्व और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है कि निवेशकों के हित की रक्षा की जाए। सहारा समूह के निवेशकों को भले ही वित्तीय नुकसान हुआ हो लेकिन घोटालों से सीखे गए सबक भविष्य में वित्तीय घोटालों को रोकने और निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाने में मदद करेंगे। अब आप लोगों को पता है कि 5,000 करोड़ रिलीज किए गए हैं सेबी की तरफ से, तो आप लोगों को 10-10 हज़ार रुपये पहली किस्त में मिलेगा। अब आगे देखते हैं आपको और कितनी किस्त मिलती हैं, क्योंकि सहारा कंपनी तो अब गई, सहारा पैसे वापस नहीं करेगी। लेकिन आज भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो छुपे रास्ते काम कर रही हैं, जो अभी भी सेबी से या फिर जो हमारी अथॉरिटी है उससे विदाउट परमिशन लिए गांव-गांव जाके बहुत सारे ऐसे काम कर रही हैं। इन सब चीज़ों पे सरकार को ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है और आशा करते हैं कि सरकार इस तरफ ध्यान देगी और उचित कानून
बना जो है हमारे भारत का, उस अनुसार एक्शन ज़रूर लेगी। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।